मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हम इस वीडियो क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक चिंतकों में जो है आज तिलक के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तिलक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में से प्रमुख हैं। उनके यदि राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं, आज के टॉपिक में उनका जो आइडिया ऑफ स्वराज को लेते हैं, तो जब तिलक के राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो उनके समस्त राजनीतिक दर्शन का स्रोत या उनको यदि व्यक्त करना है, स्रोत तो नहीं कहेंगे, यदि उनके राजनीतिक दर्शन को व्यक्त करना है तो स्वराज शब्द से ही व्यक्त कर सकते थे। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का जो है बहुत ही गहरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने राजधर्म की बात कही और उनके राजधर्म का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से था जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण और पोषण करना हो। स्वराज इस धर्म की एक क्या है आवश्यक स्थिति है, क्योंकि वो महसूस करते थे कि ऐसी कंडीशन में यदि हम स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे या स्वराज कोई अपने जीवन पे यूज नहीं करेंगे तो इस प्रकार स्वराज तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी, एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी होती जो स्वतः अपने आप क्या है उत्पन्न हो जाती है। तो जब नैतिक जिम्मेदारी तिलक मानते रहे हैं तो प्रत्येक भारतीय का ये धर्म अथवा कर्तव्य था। धर्म को ये नैतिकता की बात जो धर्म से और धर्म को कर्तव्य से अर्थात तीनों को आपस में इस तरह से जोड़ करके देखा जाता है कि व्यक्ति इसको प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना क्या करे, नैतिक दायित्व समझे, अपना कर्तव्य समझे या अपना धर्म समझे कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने घोषित किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है स्वराज शब्द को जो है राजधर्म से जोड़ा। धर्म का आशय ये था कि एक ऐसी राजनीतिक सत्ता हो जहां पर धर्म पर आधारित हो और उस धर्म का आशय उसका रक्षण और जो है संरक्षण करना हो, पोषण करना, रक्षण और उसका पोषण करना हो, जो है ठीक है उसको बनाए रखना हो। तो इसलिए उन्होंने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तिलक अपने विचारों में परिवर्तन किए, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी भारत की, उस तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही ऐसी राजनीतिक दल के रूप में थी जिसके माध्यम से भारत के जो है जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजनीतिक विचारक थे तो या फिर उनको समाज सुधारक थे, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को समाज सुधारक के रूप में भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी, राजनीतिक विचारक के रूप में भी, अर्थात उनमें देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो उस समय की जो भारत की तत्कालीन परिस्थिति प्रेजेंट ऑफ कंडीशन इंडिया की थी, वो ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशन थी कि उस समय कांग्रेस के ही अंदर दो गुटों का जो है क्या हो गया था, आविर्भाव हो गया था। एक गुट नरम दल के रूप में जाना जाता था और एक गुट जो है गरम दल के रूप में जाना जाता था। तो जो नरम दल के लोग थे उन जब गुटों का निर्माण हुआ तो उनके कार्य पद्धतियों में भी अंतर आया, अर्थात मेथड और उनके जो है मेथड और रोल भी उनके चेंज हो गए। तो जब मेथड और रोल भी उनके चेंज हो गए, कार्य और पद्धति वर्क स्टाइल उनकी चेंज हो गई, तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक। इस तार्किकता को समझिए। हम इसमें ये भी फिर कहना चाहेंगे कि जब भी किसी विचारक को आप थिंकर को पढ़िए तो उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन जरूर करिए कि उस समय की प्रेजेंट ऑफ कंडीशन क्या थी जिस समय वो अपने विचार दे रहे थे। आज हम किसी चीज को सोचते हैं तो हम सोचते हैं, हम तुरंत डिसीजन आप लोग कर लेते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है।
आपको उस तत्कालीन परिस्थितियों की ओर भी दृष्टि डालनी होगी कि उन्होंने जो ये बात कही वो प्रेजेंट ऑफ कंडीशन इंडिया की क्या थी और क्या थी। तो मतलब पास्ट में हमें जाना होगा। अब पास्ट के उन जो है उस परिवेश को समझना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा, तब हम वर्तमान की स्थितियों से जोड़ करके भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो उस समय की जो है कांग्रेस के अंदर दो गुट को निर्माण हो गया था, एक गर्म दल थे और एक नरम दल थे। तो स्वाभाविक है कि अब दोनों की कार्य पद्धति में अंतर होना होगा। और जब दोनों की कार्य पद्धति में अंतर होगा तो उससे कुछ लोग असंतुष्ट होंगे, कुछ लोग सहमत होंगे। तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी तो तिलक उससे सहमत नहीं थे, क्योंकि गर्म दल के लोग कहलाए जो लाल बालपाल, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस वगैरह कांग्रेस के अंदर जो है ये जो है गर्म दल के लोग कहलाए। और जो नरम दल के लोग थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह से जितने भी नेताएं थे जो पूर्व के थे, महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस थे। तो इस आधार पर उन्होंने उनके जो नरम दल के लोग थे याचिकाएं हैं, प्रार्थना पत्र हैं, और इस प्रकार से प्रार्थना पत्र, याचिकाएं या जो है अन्य संवैधानिक तरीकों के माध्यम से वो चाहते थी, उनकी सोच थी या उनकी ऐसी मान्यता थी, उनका ऐसा कंसेप्ट या अवधारणा थी कि हम इन तरीकों को प्रयोग करते हुए हम भारत को स्वतंत्र करवा लेंगे। लेकिन इस प्रार्थना पत्र और एप्लीकेशन के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने के लिए जो तिलक का जो कंसेप्ट था, ये उसका अवधारणा थी उनकी, वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उनका मत था कि हम इन तरीकों के माध्यम से हम जो है कोई भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अंग्रेजों और उसमें ये भी था, उन्होंने देखा कि उन्होंने परिवर्तन भी इसलिए तिलक के विचारों में आए कि जो हम ये लोग प्रार्थना पत्र देते हैं तो अंग्रेजों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक किसी के कहने पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता तो तब तक उसमें परिवर्तन भी आना जो है संभव नहीं है, उसमें परिवर्तन इतना आसानी से नहीं आता। तो भारतवासियों तो जो है को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तिलक ने इन तरीकों की जगह निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस का समर्थन किया, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करने लगे। और यहाँ तक कि जो तिलक के जो विचार थे, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो बात थी, ये एक तरह से पूर्व पीठिका थी, एक तरह से पूर्व का जो है बैकग्राउंड था, बना दिया, पूर्व भूमिका बना दी गई थी। जो नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं जो है महात्मा गांधी, तो इसलिए थे कि भारतीय लोग अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में कोई सहयोग ना करें। यही तिलक ने पहले एक तरह से उनके लिए एक जो है भूमिका तैयार कर दिया था कि आने वाले समय में, क्योंकि उस समय भारत के लोगों में इतनी शिक्षा नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी, इतने जो है जागरूकता, तो उसमें संगठन का अभाव था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, लोगों के अंदर उतनी जो एक दूसरे के भाईचारे की भावना नहीं थी। वो देश और उसके महत्व को ही नहीं समझते थे, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा और जागरूकता नहीं थी। तो फिर तिलक ने श्री अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर क्या चलाया? स्वदेशी आंदोलन चलाया और स्वराज का नारा बुलंद किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, ये अधिकार लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। ये जो अधिकार हैं, कहते ना कि अधिकार कभी भीख में नहीं दिए जाते, अधिकार हमेशा छीन के लिए जाते हैं, लड़ के लिए जाते हैं। यही उसका आशय समझिए कि राजनीतिक अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, ये अधिकार लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। उन्होंने भारतवासियों को स्वाधीनता संग्राम के निर्णायक दौर में पदार्पण करने के लिए तैयार किया। उन्होंने भारतवासियों के अंदर जो देश के नागरिक थे, घूम घूम कर ये सभी लोग मिल करके अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को संगठित करते थे। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि ये जो रास्ता है, ये जो आपका मार्ग है,
ये जो कर्तव्यों का मार्ग है, क्योंकि स्वराज को उन्होंने कर्तव्य या धर्म से जोड़ दिया। अधर्म का आशय नैतिकता अथवा कर्तव्य से है कि जो कर्तव्य है ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है स्वराज। और स्वराज को धर्म अथवा नैतिकता से जोड़ दिया, धर्म के साथ जोड़ करके देखा कि ये मार्ग फूलों से भरा नहीं होता, ये कांटों से भरा रास्ता है। भारतवासियों को अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उद्देश्य से आत्म बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस आधार पर उन्होंने भारतवासियों से आह्वान किया कि ये जो हम स्वराज शब्द को प्राप्त करने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं, ये जो रास्ता कर्तव्य को समझ रहे हैं, ये फूलों का भरा रास्ता नहीं है। कर्तव्य का पालन करना इतना आसान नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। इसके लिए ये रास्ता कांटों से भरा होता है, बहुत बड़े त्याग की, सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। भरा है। भारतवासियों को अपने लक्ष्य की सिद्धि के उद्देश्य से आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि जरूरत पड़े बिल्कुल जो है आप जो है रेडी रहिए। तो उन्होंने ये जो बताया, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए तिलक ने तर्क दिया कि जब तक हम विदेशी से बनी वस्तुओं का बायकाट या बहिष्कार नहीं करते तब तक स्वदेशी में विश्वास का अर्थ कोई नहीं निकलता। हम जब तक अपने देश के अंदर बनी हुई जो है मतलब वस्तुओं, कुटीर उद्योग थे, तो कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का हम जब तक उपयोग नहीं करते और विदेशी वस्तुओं का हम बायकाट नहीं करते, बहिष्कार नहीं करते, तब तक जो है स्वदेशी का कोई अर्थ नहीं निकलता। विदेश से बनी वस्तुओं को खरीदना बंद करते हम। उनका ये मत था, एक तरह से क्या था, इस स्वराज के माध्यम से तिलक जो है उपनिवेशवाद कर क्या कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, उस पर जो है चोट पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा ही जो है देश का शोषण कर रहे हैं, हमारा ही आर्थिक शोषण कर रहे हैं और हमारे ही ऊपर जो है अनैतिक तरीके से जो है उसका जो है आधिपत्य जमा रहे हैं। तो जब तक हम इस जो है, क्योंकि उनका उद्देश्य था जो औपनिवेशिक शासन के माध्यम से देश का शोषण करना था, तो उन्होंने कहा कि आर्थिक जो है संसाधनों के माध्यम से ही उनको चोट पहले पहुंचाई जाए, क्योंकि जैसे उनको फायदा यहाँ बेनिफिट नहीं महसूस होगा तुरंत वे सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अब यहाँ भारत पे बने रहने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। तो इससे क्या होगा, उनका उद्देश्य था कि देश के यहाँ अंदर जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि जब विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का प्रचलन बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या आएगा, एक तरह से सुधार आएगा। जो अंग्रेजों के कुचक्र के या माध्यम से उन्होंने जो एक तरह से जो है भारतीय कुटीर उद्योगों को विनाश करने या उनको नष्ट करने की एक तरह से प्लान बना रखी थी, उसमें एक तरह से उनका क्या है, तिलक के स्वराज के माध्यम से उनको पुनः स्थापित करने का रास्ता दिख रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि यदि इसके माध्यम से हम जो है स्वदेशी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बायकाट करेंगे, बहिष्कार करेंगे और स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, भारत के जो है कुटीर उद्योगों को जो है एक तरह से आत्मनिर्भरता मिलेगी, यहाँ के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या होगा, मजबूती आएगी और भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका हम संपूर्ण अगर टोटल जो है कंक्लूजन के रूप में कहेंगे तो इससे हमारी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का आधार क्या होगा, सुदृढ़ होगा। इसमें भारत में क्या है, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और स्वावलंबी होगा व्यक्ति अपने जो है। स्वदेशी एक पक्ष यह भी था, इसका एक पक्ष ये भी समझिए जो है कि भारतवासी ब्रिटिश शासन तंत्र को चालू रखने से अपना हाथ खींच लें। एक तो ये करें भारतवासी कि वस्तुओं का बहिष्कार करें, स्वदेशी का प्रयोग करें और उसके साथ साथ ये करें कि भारत पर जो अंग्रेजी शासन है
उसमें भारतीय लोग सहयोग ना करें। जब भारतीय लोग सहयोग ना करेंगे तो वहाँ जो है वहाँ क्या समझे, यहाँ पर अर्थात भारत पर अंग्रेजों का लंबे समय तक बने रहना संभव नहीं है। तो उन्होंने तिलक ने यह विचार रखा कि स्वदेशी केवल आर्थिक अस्त्र नहीं है। जो हम स्वदेशी की बात करते हैं सिर्फ आर्थिक अस्त्र नहीं है। जैसे हमने निर्भरता और स्वावलंबन की बात कही है, सेल्फ डिपेंड जो है, कॉन्फिडेंट जो है, डिपेंडेंट की बात कही, आत्मनिर्भरता की बात कही और स्वावलंबन की बात कही। ये सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं है बल्कि एक राजनीतिक और आध्यात्मिक अस्त्र भी है। उन्होंने घोषणा की कि यदि हम गोरी जातियों का दास नहीं बनना चाहते तो हमें पूरी निष्ठा के साथ स्वदेशी आंदोलन चलाना होगा। यही हमारी मुक्ति का क्या होगा, साधन होगा। जब तक हम मुक्ति के लिए इस स्वदेशी आंदोलन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो है हम अपने मुक्ति का मार्ग कोई खोज नहीं सकते हैं। इस प्रकार तिलक की जो सोच थी और या उनकी मंशा थी, तो स्वराज या सुशासन सेल्फ रूल की मांग को बढ़ावा दिया और उन्होंने ये तर्क दिया कि आधिकारिक तंत्र या ब्यूरोक्रेसी के स्थान पर जनता का शासन, पीपुल्स रूल होना हो। जो कुछ समाज सुधारक जो है ब्रिटिश सरकार से समाज सुधार लागू करने की आशा करते थे। उनका मत था कि यदि ब्रिटिश शासन यदि समाज सुधार करे तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन तिलक इससे सहमत नहीं थे। तो तिलक ने उन्हें विश्वास दिलाया या उन्हें दिलाने का प्रयत्न किया कि किसी भी सार्थक समाज के लिए पहले स्वराज प्राप्त जरूरी है। स्वराज और धर्म हमारे इतिहास के गौरवशाली अंग रहे हैं, परंतु आज वे ध्वस्त अवस्था में हैं। उनका जीर्णोद्धार इस तत्कालीन परिस्थितियों की क्या है, आवश्यक मांग है। उन्होंने कहा कि जो है तिलक ने ऐसे प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने तर्क दिया कि स्वराज प्राप्ति भारतीय राष्ट्रवाद की महान विजय होगी। यदि हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे तो जो भारतीय राष्ट्रवाद की क्या होगी, सबसे महान विजय होगी। तिलक ये चाहते थे कि साम्राज्य परिषद, इंपेरियल काउंसिल की सांकेतिक संप्रभुता, नॉमिनल सॉवरेनिटी के अंतर्गत भारत की अपनी प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्वराज का प्रयोग करे। तो इन्होंने जो इस स्वराज को या जो है राष्ट्रीयता की धारणा को स्वीकार किया, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी उससे जो है तिलक सहमत थे। तो उस तिलक उनसे सहमत थे और तिलक ने जो है विल्सन की 1920 में विल्सन की आत्मनिर्णय की धारणा को भी स्वीकार करते हुए इसे भारत में व्यवहारिक रूप देने का मांग किया। तो तिलक का जो राष्ट्रवादी दर्शन है, आत्मा की सर्वोच्चता के द्वैधांतिक आदर्श और मैजनी वर्क मिल तथा विल्सन की धारणाओं का क्या है, समन्वय है। अर्थात इस जो है जो स्वराज है तिलक का, इसको जो है विल्सन की आत्मनिर्णय की धारणा जो है, वुडरो विल्सन थे ना, वुडरो विल्सन आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 19 में लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा को खुद अपने आप को या अपने अनुसार निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए। तो उसके उन्होंने एक तरह से व्यवहारिक मांग करने की जो है बात रखी। तिलक का राष्ट्रवादी दर्शन जो था, आत्मा की सर्वोच्चता के वेदांतिक आदर्श और उसके साथ साथ मैजनी, एडमंड बर्ग, जे.एस. मिल, वुडरो विल्सन की धारणाओं का क्या था, समन्वय था। अर्थात इन सभी राजनीतिक विचारकों की
सभी जो है विचारों को आपस में क्या करना किया, मिलाने का कार्य किया, आपस में सामंजस्य बनाने, कोऑर्डिनेशन का काम किया। इस समन्वय को तिलक ने स्वराज शब्द द्वारा व्यक्त किया था, जो उनका स्वराज का आशय इनसे था। और एक स्थान पर तिलक एक क्या था, एक तरह से व्यवहारिक जो है राजनीतिक विचारक थे या राजनेता भी थे। उन्होंने एक स्थान पर 31 मई 1916 को अहमदनगर में एक भाषण के होम रूल आंदोलन के भाषण के दौरान उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो उनकी व्यवहारिक राजनीति का परिचय देता है। तिलक ने कहा था कि स्वराज से अभिप्राय यह केवल है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटिश के राजा या सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं वो इतनी अपने अकॉर्डिंग नहीं थी कि हम एकदम बायकाट करके जो है उसको जो है एक तरह से मूवमेंट जो है छेड़ दे, आंदोलन छेड़ दे, या उसको कहें कि विद्रोह कर दे जो है। तो उन्होंने ये सोचा कि उन्हीं के अंतर्गत रहते हुए एक हम ऐसी नीतियों का निर्माण करें या ऐसी नीतियों का अनुपालन करें जिसके माध्यम से हमें वर्तमान लक्ष्य को ध्यान मतलब अपने वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकते। क्योंकि यदि वो ब्रिटिश राजा और महारानी के उसको बनाए रखने के पक्ष में वक्तव्य न देते, क्योंकि उस समय की जो 1916 में जो भारत की परिस्थितियां थी वो उतनी उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो इस आधार पर उन्होंने ये भी स्वीकार किया। ये एक तरह से एक जो है राजमर्मज्ञ के रूप में इनको कह सकते हैं कि जैसे परिस्थितियां हैं उसी आधार पर अपने निर्णय को उन्होंने परिवर्तित किया। तो इस आधार पर जो उनका स्वराज का जो स्वराज का आशय था वो जनता की अंतिम सत्ता से था कि जो अंतिम सत्ता हो किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में हो। क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर कहा कि आधिकारिक तंत्र के आधार पर जनता के हाथ में शासन हो। यदि उनके हाथ में शासन कर दिया जाएगा तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं उसके आधार स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, जो है जनता का जब शासन होगा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और जब हमको स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, हम अपने खुद के परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले लेंगे। स्वराज के अंतर्गत हमारा सेल्फ डिसीजन आने लगेगा, तो हम हर परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए सही पर निर्णय ले सकेंगे और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो राष्ट्र के विकास में, जनता के विकास में, जनता के कल्याण में अपना योगदान दे सकेंगे जो है। तो जो अंतिम सत्ता की बात कही कि जब अगर यदि उन्होंने ये भी एक जो है बात कही एक स्थान पर तिलक ने जो है कि जो अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया या उनका पालन कर रहे थे, तो एक स्थान पर उनका कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। कि जो भारतीय रियासतें थीं, जो उस अंग्रेजी शासन के समय में भारत के अंदर बहुत सी देसी रजवाड़े थे, राजा थे, छोटे छोटे रियासतें थी जो है, तो उनका मानना था कि भारतीयों का शासन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वहाँ स्वराज उनको नहीं प्राप्त है, अर्थात वो अपनी इच्छा अनुसार जो है कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जो है। तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानित संबोधन जोड़ते हैं उनके लोकतांत्रिक स्वराज के प्रतिपादक अवश्य जुड़ जाना चाहिए। उनके जीवनी के लेखक एक थे पर्वते ने, उन्होंने ये इस कोटेशन के माध्यम से उनको सम्मानित करने का प्रयास किया कि लोकतांत्रिक स्वराज के प्रतिपादक के रूप में उनके शब्द के साथ, जैसे उनको लोकमान कहा जाता है ना, तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ उनका कहना है कि लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रतिपादक के रूप में भी उनका जो है पहचान होनी चाहिए।
तो इस आधार पर उन्होंने अपने जो है विचारों को जो है प्रतिपादित किया। तो इन्होंने धर्म राज्य के अंतर्गत पूर्ण स्वराज की ही रह सकता है। जो धर्म राज्य की बात किया तो अंतर्गत पूर्ण स्वराज ही रह सकता है। केवल प्रशासनिक सुधार लागू करने से हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। हम सिर्फ प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की हम बात करें तो सिर्फ ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के माध्यम से ही हम अपने इसमें जो सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जनता के माध्यम से ही अपने उसका लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो अब इन्हीं जब स्वराज संबंधी या बायकॉट संबंधी अपने विचार देते रहे, अपने विचारों में परिवर्तन उनके हुआ, तो बहुत अंग्रेज जैसे सिरोल ने जो है उनको भारतीय शांति का जनक जो है भी कहा, कि कई अन्य विद्वान भी उन्होंने ये कहा कि तिलक, भारत में तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो अशांति और हत्या के माहौल को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने स्वराज के संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आत्म बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तरह से जब आत्म बलिदान होगा तो हर तरह से उन्होंने ये समझा कि लोगों को तिलक जो है उकसाने का काम किया। इसलिए तिलक की जेल यात्राएं और समाज सुधार के कार्य अनवरत चलते रहे। कुछ उग्रवादी विचारों के कारण जितना बाहर कम रहते हैं, लेकिन जेल के भीतर उनको समय ज़्यादा देना पड़ता है। उससे जेल जाना किसी भी राजनेता के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उससे लोगों के अंदर जन भावनाओं के जो है उसको सम्मान मिलता है और उसको कुछ प्रेरणा भी दे पाते हैं। वहाँ से कुछ लोग सीख भी पाते हैं कि अपने आत्मनिर्णय के लिए, अपने सम्मान और जो है अपने स्वराज की प्राप्ति के लिए या अपने अन्य किसी प्राप्ति के लिए अगर हम कोई करते हैं तो ये आना और जाना बना रहता है, इसमें कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। उसके लिए बहुत सारे युवा वर्ग, बहुत सारे समाज सुधारक उससे प्रेरणा लेते हैं और उस अपने आंदोलन को लक्ष्य तक या अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो तिलक के इस आधार पर उन्होंने अपने स्वराज संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ स्वराज के संबंध में तिलक का जो समस्त राजनीतिक चिंतन है वो किस पर केंद्रित है? स्वराज पर, क्योंकि उनके स्वराज का आशय कई अर्थों में लिया जाता है और कहीं आत्मस्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सामाजिक मजबूती की बात करते हैं, आर्थिक जो है मजबूती की बात करते हैं, ताकि समृद्धता या मजबूती की बात, सुदृढ़ता की बात करते हैं कि देश के अंदर रहने वाले लोग सभी समृद्ध और कुशल हों, आत्मनिर्भर हों, जिसके आधार पर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। और वो ये भी कहते हैं कि यदि भारतीय लोग अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में अपना योगदान नहीं देंगे तो वे धीरे धीरे खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो हम इस संपूर्ण कंक्लूजन को या टोटल कंक्लूजन की हम बात करें, तिलक का जो राजनीतिक चिंतन है किस पर केंद्रित है? स्वराज पर। उनके अनुसार स्वराज समस्त सामाजिक व्यवस्था का क्या है? आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक कौन से उद्योग धंधा करना, कितनी बार ऑफिस के लाइसेंस के लिए घूमते रहेंगे, आत्मनिर्णय नहीं ले पाएंगे, तो उससे हम लोग जो है इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकते हैं, कोई राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती और कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। उनका एक मत था तिलक का, यदि एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथों में आ जाए तो यह अन्य उद्देश्यों को भी सुगमता पूर्वक पूरा कर सकती है। जो अन्य लक्ष्य हैं, जो अन्य उसके उद्देश्य हैं, उनको भी आसानी से पूरा कर सकती है। जो है तिलक अपने जीवन के अंतिम समय तक भी इस स्वराज्य और देश की स्वतंत्रता से संबंधित यदि स्वराज्य की बात करें, क्योंकि उनका मानना था या उनका विश्वास था
कि स्वराज्य ही एक ऐसा अस्त्र या हथियार है जिसके माध्यम से जो है हम भारत को स्वतंत्र और जो है स्वाधीन करवा सकते हैं। इस औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति के लिए भारतवासी स्वराज्य के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उनका ऐसा मानना था। तो जीवन के अंतिम समय में भी जब वो अर्ध चेतना अवस्था में मृत्यु शैया पर तिलक पड़े थे, ऐसे राष्ट्र प्रेमी, ऐसे राष्ट्रभक्त युगों युगों में जन्म लेते रहे ताकि प्रत्येक देश की आवश्यकता और जरूरत के आधार पर देश की ये सेवा करते रहें। तो युग युगों तक जन्म लेते रहेंगे तो देश और समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि समाज को नई दिशा देने के लिए ऐसे ही महान लोगों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो दिशा और दशा बदलने के लिए ऐसे सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, सामान्य व्यक्ति का ये कार्य ही नहीं है। तो तिलक जब अर्ध चेतना अवस्था में मृत्यु शैया में पड़े थे तब उनकी अंतिम शब्द थे कि यदि स्वराज ना मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य, यदि हम अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखेंगे तो संपूर्ण रूप से हमें स्वराज की प्राप्ति करनी होगी। ऐसे राजनीतिक विचारक को जो है हम सीख लेते हैं कि भारत में जो है समय समय पर हमेशा इनका ऐसे लोगों के चरित्र और निर्माण से सीख मिलती रहेगी भारतीय लोगों को, और सही दिशा पे अपने आप को जो है अग्रसर कर सकेंगे। क्योंकि उन्होंने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तिलक के राजनीतिक विरासत या उनके किए गए कार्यों से उन्होंने उस समय भले उस देश को स्वतंत्र नहीं करवा पाए, लेकिन उसमें हम ये अवश्य कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि जिनके माध्यम से हम बाद में स्वतंत्रता की प्राप्त किया उसके लिए सही परिस्थितियां तैयार करने का काम तिलक ने अवश्य किया है। उनके लिए सही परिस्थिति माहौल तैयार करने का काम तिलक ने अवश्य किया है। इस प्रकार से उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने पहले ही वो सारा माहौल बना के रख दिया था उन राजनेताओं के लिए कि आपको किन साधनों और पद्धतियों का प्रयोग करके भारतीय जो है स्वाधीनता को प्राप्त करना है। स्वराज एक ही उनका जो है लक्ष्य था, स्वराज के माध्यम से ही भारत को स्वतंत्र करने का सपना देख रहे थे। आज की वीडियो क्लास में एमए पार्ट 1 के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।